साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। माचिकी में हो रहा है, आज सियाला में हो रहा है, तारुजब में है, महमूद कोट में है, पूरी पाकिस्तान में है। जो तकलीफ़ात हम लोग को है अभी हम आप लोगों को बयान करते हैं ना। सबसे पहले कराया जात है हम लोग का 3 साल में हम लोग का किराया नहीं बढ़ाया। कम अज़ कम ये 3 साल में कितना महंगाई आया, टेर महंगा हो गया, पार्ट्स महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया। मैं मिनिस्टर साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उगरा को, यार ये 3 साल में तुम लोगों का कितना तनख्वाह बढ़ गया, मिनिस्टर साहब आपका कितना तनख्वाह बढ़ गया। कई दफ़ा हमने लेटर भी भेज दिया उगरा चेयरमैन को, मिनिस्टर को भेज दिया, DGIL साहब को भेज दिया, खुदा के लिए हम लोग का किराया बढ़ाओ, हम लोग नुकसान में काम नहीं कर सकते। आखिरी हम लोग मजबूर हो गया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। ये मसला हम लोग का है। दूसरा वाइट पाइपलाइन का मसला है। जब हम लोग के साथ साल 2 साल पहले इन लोगों ने अग्रीमेंट कर दिया, 55% रोड का कोटा था और 40% 45% पाइपलाइन का कोटा था। इन लोगों ने 70% पाइपलाइन पे दिया और 30% हम लोगों को दिया। वही 30% फिर हम लोगों से कमर्शियल बगैर क्यों का लोडिंग कर रहा है सारा कंपनी। इसमें गौ भी है, इसमें बकरी भी है, इसमें बाइकू भी है, इसमें PSO भी है। सबसे ज्यादा कमर्शियल PSO करता है, बगैर क्यों का लोड कर रहा है। और हम लोगों का इसमें हाई कोर्ट का फैसला भी पड़ा है, जो हाई कोर्ट ने इसको, हाई कोर्ट में हम लोगों ने इससे केस जीता था इस OMC से, यार क्यों एक चलेंगे, इधर क्यों कम अज कम 3 चल रहा है। एक हमारी पराठी से, दूसरा PRL से बगैर क्यों का लोड कर रहा है, तीसरा NLC चल रहा है और चौथा ऑफिसरों का जो इसमें जेब में पैसे आते हैं वो लोड कर रहे गाड़ी। हम लोग के साथ नाजायज और जुल्म हो रहा है। तीसरा जो कमर्शियल का लोडिंग है ये भी नाजायज कर रहा है। अगर ये मसले मसाइल हम लोग का हल नहीं हो जाएंगे तो 72 घंटे टाइम हम गवर्नमेंट को देता है और रिक्वेस्ट भी करना चाहता है हम वज़ीर आज़म साहब को भी और मिनिस्टर साहब को भी और उगरा वाला को भी, यार खुदा के लिए हम लोग का मसला हल करो ना। हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, अगर ये मसले 72 घंटे में हल नहीं होगा तो फिर हम लोग एहतजाज और हड़ताल पे जाएंगे। इधर पेट्रोल पंप वाला के साथ भी इन लोगों ने नाजायज़ कर दिया, दिन पे रेट बढ़ाता है, दिन पे नुकसान हम लोग को दे रहा है ना, वो भी हम लोग का भाई इंशाल्लाह उसके साथ भी हम लोग देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोएब अशरफ, जनरल सेक्रेटरी ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। सदर साहब ने आपको इश्यूज़ तो बता दिए। गुज़िश्ता 3 साल से हुकूमत के साथ बज़रिया ख़तों किताबत इन तमाम मसाइल को हाईलाइट करते रहे हैं टाइम टू टाइम, लेकिन इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। किराया जात के लिए तकरीबन 1 साल टाइम ऊपर हो चुका है, उसके लिए तमाम कैलकुलेशंस उनको जमा भी करा चुके हैं जो कि अभी वक्त के साथ तब्दील भी हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया। इसमें हमारा मुतालबा है कि ये महंगाई के तनासब से जो किराया जात हैं उनके ऊपर फिलफौर हमें 50% का इजाफा दिया जाए, क्योंकि कैलकुलेशन तो इन्होंने टाइम बार्ड करके वो सारी कैलकुलेशन वैसे ही ख़राब कर दी। तो अभी इसके ऊपर कैलकुलेशन के बजाय सीधा लमसम करें। दूसरा हमारा बेसिक मैकेनिज़्म था किराया का कि 1 महीने में 3 ट्रिप के ऊपर किराया कैलकुलेट होता था, लेकिन ये पाइपलाइन की वजह से इस वक्त हमें 2 महीने में 1 ट्रिप मिलता है। तो वैसे ही फिजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है उसकी। एक गाड़ी जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ की कॉस्ट करती है, तो उसके ऊपर रिटर्न हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ है। एक तो किराए के हवाले से, पाइपलाइन कोटे के हवाले से हमारी 2023 में गवर्नमेंट के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था 55% रोड का, 45% पाइपलाइन का। लेकिन कुछ अरसे के बाद इन्होंने उसको हर 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद कभी 10%, कभी 15% इसके ऊपर बढ़ाते रहे। और अभी इस वक्त उन्होंने इसका कोटा 70% पाइपलाइन किया हुआ है और 30% रोड का किया हुआ है। लेकिन इसके अंदर मसला ये है कि जो 70% इन्होंने पाइपलाइन कोटा किया हुआ है
اس کو تو یہ انشور کرتے ہیں کہ یہ 70% پائپ لائن کو ملے، لیکن جو 30% روڈ کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی میکانزم نہیں ہے، اس کا کوئی چیک نہیں ہے، اور وہ ہمیں کتنا مل رہا ہے یہ ان کو خود بھی نہیں پتہ ہے۔ میں نے ابھی 2 دن پہلے او سی اے سی سے اس کی ڈیٹیل مانگی تھی کہ آپ ہمیں جو کوٹا دے رہے ہو وہ تفصیل دے دو، تو انہوں نے بھی صاف کہا جی ہمارے پاس پائپ لائن کی تفصیل ہے، آپ لوگوں کی روڈ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو میں نے اس کے اوپر منسٹر صاحب کو خط بھی لکھا تھا کوئی آج سے 2 مہینے پہلے، انہوں نے اس کا جواب بھی نہیں دیا کہ ہمیں جو روڈ کوٹا ہے وہ ہمیں بتایا تو جائے کہ ہمیں ایکچولی آپ دے کتنا رہے ہو۔ جو آپ لوگوں نے اگر 30% کیا ہوا ہمیں تو 30% بھی نہیں مل رہا۔ اگر جس طرح یہ پائپ لائن کے کوٹے کو 6 مہینے پیچھے لے جاتے ہیں جی 6 مہینے میں پورا نہیں ہوا، اس کو پچھلی ڈیٹ سے بیک ڈیٹ سے پورا کیا جائے، تو ہمارا بھی 3 سال سے جو روڈ کوٹا انہوں نے ہمیں نہیں دیا ہوا تو وہ 3 سال سے پورا کر دیں، ہمیں روڈ کوٹے پہ اتنا بزنس تو دے دیں ہمیں کہ وہ کام چلے۔ یہ والی چیزیں ہیں، اس کے اوپر ہماری ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ سیریسلی اس کے اوپر کرے۔ منسٹر صاحب جب سے یہ علی پرویز صاحب آئے ہیں ان سے ہم لوگوں نے پہلے دن سے ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملاقات کا ٹائم دے دیں، ملاقات کا ٹائم دے دیں، لیکن یہ ماشاءاللہ سے مصروف اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے میٹنگ کے لیے۔ لیکن جب پھر وہی احتجاج کے اوپر لوگ چلے جائیں، لوگ اپنا آئینی حق مانگیں زبردستی، تو پھر یہ کہتے ہیں جی یہ لوگ زیادتی کرتے ہیں، عوام کو تکلیف دیتے ہیں، عوام کو تکلیف دیتے ہیں۔ ابھی انہوں نے ڈیلی کا کرایہ کا ڈیلی کا ریٹ کا میکنزم کر دیا۔ وہ پہلے یہ ہفتے کے بعد اگر 30 یا 35 روپے ڈیزل یا پیٹرول کی مد میں بڑھاتے تھے تو لوگ تھوڑا سا ان کے اوپر اچھے الفاظ میں ان کو یاد نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ ہفتے کے بعد جو ہے نا 30-35 روپے ہوگا تو چلو روزانہ 2-4-5 روپے کریں گے تو شاید لوگ بھول جائیں گے اور لوگ ان کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ابھی انہوں نے پچھلے 3 دن سے جتنا ریٹ انہوں نے بڑھا دیا تو یہ ایک ہفتے کے بعد میرے خیال میں 50 روپے سے زیادہ کا فرق آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہ والی چیزیں ہیں جو دیکھنے والی ہیں، اس کے اوپر ان کو عوام کو بھی ریلیف دینا چاہیے اور جو کاروبار کر رہے ہیں لوگ ان کو بھی ریلیف دینا چاہیے۔ کہیں پہ کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے کہ جو 2.5-3 کروڑ روپے انویسٹ کرے اور اس کا ریٹرن اس کو 3 مہینے میں کچھ بھی نہیں ہے، الٹا 3 مہینے میں وہ ڈرائیوروں کی مد میں اور گاڑی کی ریپیئر مینٹیننس کی مد میں جو پیسے دے رہا ہے وہ اپنی جیب سے دے رہا ہے، اور جس کی گاڑی انسٹالمنٹ کی ہے، بینک لیز کی ہے، اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے، وہ ویسے ہی بینکرپٹ ہو رہا ہے۔ یہ والی چیزیں ہیں، اس کے اوپر آپ لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ ہماری آواز کو ایوانوں تک پہنچائیں، ان تک پہنچائیں تاکہ کوئی وہ ہوش کے ناخن لیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات کریں۔ ہم لوگ تو 2-3 سال سے خط و کتابت ہی کر رہے ہیں اسی لیے کہ بیٹھیں اور بیٹھ کے مسئلہ حل ہوگا، لیکن کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اس کے لیے پھر ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے کہ آپ کے ذریعے ان کو ہم آگاہی کریں اور ایک ٹائم فریم دیں، کیونکہ ہمیں اپنے لوگوں کا بھی پریشر ہے، کاروبار بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت ہم لوگ بالکل آخری سٹیج کے اوپر آگے ہیں، تو باقی چیزیں کچھ تفصیل ابھی سلیمان بھائی بتاتے ہیں آپ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سلیمان ترین، میں کیلش کانٹریکٹر ہوں اور ایکس ایگزیکٹو ممبر ہوں۔ بات یہ ہے کہ حکومت کا کام ہوتا ہے ملک میں کاروبار، پروڈکٹیوٹی کے سرپرستی کرنا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں حکومت کا کام سرپرستی کرنے کے بجائے بے کنی کے اوپر جو کہ ہمارا سیکٹر پچھلے 30-35 سال سے ملک کی اکانومی میں ایک اس کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، شہرک کی حیثیت ہے، جس پہ حکومت کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھر بیچے، خود بینکوں سے قرضہ لیا اور اس سیکٹر کو جو کہ ہے اس کی پرورش کی، اس سیکٹر کو بنایا، اس سیکٹر کو جو کہ ہے وہ اس کی دیکھ بھال کی اور ملک کی اکانومی میں دن رات اپنا کردار ادا کیا۔ اس کے بدلے ہمیں کیا ملا؟ آل آف سڈن بغیر اسٹیک ہولڈر کی مشاورت کے انہوں نے پائپ لائن بچھا دی۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ لوگوں نے پائپ لائن بچھا دی، ملک کی ترقی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک سیکٹر کو تباہ کیوں کر رہے ہیں؟ پائپ لائن جب آپ لوگ بچھا رہے تھے تو ہم سے نئی گاڑیاں کیوں بنائی گئیں؟ ہم سے نئی گاڑیاں جب بنائی جا رہی تھی اس وقت ہم لوگوں نے رجسٹ کیا
कि आप एक कश्ती के सवारी बने, आप दोनों सेक्टर को जो है वो पैरेलल नहीं चला पाएंगे। आप लोगों में वो गट्स नहीं है, वो आप मुनसिफाना किरदार अदा नहीं कर सकते हो कि आप रोड ट्रांसपोर्ट को भी चलाओ और पाइपलाइन को भी चलाओ। लेकिन हुकूमत ने, खुदा बेहतर जानता है कि इनके जहनों में क्या चलता है। अब हमारी पोजीशन ये हो गई है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर रेटों में जो कि रद्द-ओ-बदल कर रहे हैं। मुल्कों की या कौमों की तकदीर के लिए 50-50 साल पर मबनी फैसले होते हैं, पॉलिसीज़ बनती हैं। हम लोग इतने निकम्मे हो गए हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर अभी जो कि पॉलिसी और अपने रेट्स जो कि वो इशू कर रहे हैं। मैं आप लोगों के वसातत से, प्रेस का बड़ा एक किरदार होता है लोगों की आवाज़ हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचाने में। हमारी ये हुकूमत वैसे ही सोई हुई है बंग पी के। आप लोगों के तवज्जुह से हम अपनी ये आवाज़ उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग ना तो मस्त हैं, ना हम लोग जो कि हम लोग मजबूर हैं। हम लोगों का ये हशर कर दिया गया है कि हमें अपने मुआश की फ़िक्र की वजह से हमारी नींदें हराम हो चुकी हैं। हम हमारे बच्चे इस फिक्र में हमारे साथ इस गम में मुब्तला हो चुके हैं। हड़ताल करना बहुत दूर की बात है। ये तो एक जिसके पेट में कुछ होता है वो कहता है कि हम हड़ताल करेंगे। हम बेबस हो गए हैं, हम काम चलाने से कासिर हो चुके हैं। हम हुकूमत वक्त को ये तनबीह करते हैं कि जिस तरह हमारा मुल्क का हाल हो चुका है, ये इस मुल्क की इकोनॉमी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करती है ये सेक्टर। इसको इस तरह तबाह नहीं करें। आपके साथ जलजला आ सकता है, बारिशें आ सकती हैं, तूफान आ सकता है, कोई फॉल्ट आ सकता है। आपकी पाइपलाइन ने अगर काम करना छोड़ दिया, आपका मुल्क रुक जाएगा, हमारा मुल्क रुक जाएगा। ये एक पैरेलल सिस्टम है, इसकी जो कहे वो निगहबानी करें, इसका ख्याल करें। और ये हम लोग जो अवाम है, पाकिस्तान के अवाम है, हमारे ऊपर तवज्जो दें, हमारे रोज़गार के ऊपर तवज्जो दें। बाकी जो हमारे मसाइल है, ये तो हमारे सदर साहब और हमारी जनरल सेक्रेटरी आप लोगों को बयान कर चुके हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मसला है सिक्योरिटी का। बलूचिस्तान में इस वक्त जो कि है वो कानून और हुकूमत की अमलदारी ज़ीरो हो चुकी है। हमारे ऑयल टैंकर उस जो गैर यकीनी पोजीशन है, जो वहाँ पे अमन व अमान का फुकदान है, उसका शिकार हो चुके हैं। हमारे ड्राइवर अगवा हो चुके हैं, हमारी गाड़ियाँ अगवा हो चुकी हैं, जिनकी रिहाई के लिए हमने ये जो तंजीमें हैं इनको पैसे दिए हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि हुक्मरानी का मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि आप हमारे ऊपर बादशाहत करें, हमारी आवाज़ सुने, हमारी मजबूरियां सुने, हमारे मसाइल हल करें। ये आपका अखलाकी आईनी हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है। आप अपनी आवाम की सरपरस्ती करें, कारोबार की सरपरस्ती करें। अगर ये सरपरस्ती का सिलसिला रुक जाता है, हम अपनी मौत, आप मर जाएंगे। हमें फिर कोई गिला शिकवा नहीं करे कि आप लोग किधर रह गए। हम जो मुल्क की इकोनॉमी में अपना किरदार अदा करते थे, हम पीछे रह जाएंगे, हम टूट जाएंगे। हम हड़ताल तो बहुत दूर की बात है, हम काम करने के काबिल नहीं रहेंगे और ना हैं हम लोग। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरफराज जदुन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आल पाकिस्तान कंट्रैक्टर ओनर एसोसिएशन और आल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ओनर एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दोस्तों ने तकरीबन तमाम मुतालबात आपके सामने रख ली है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हमारी आवाज़ उस ऐवानों तक पहुंचाने में मुस्बत किरदार अदा करेंगे। दोस्तों, जैसे आपके इल्म में है कि NHA का जो टैक्स है वो 3 साल में 180% वो बढ़ा चुके हैं। हमारी किराया आज से 3 साल पहले जो था, आज भी उसी जगह पे खड़े हैं। हमारे लिए इस मुल्क में इस हालात में रोज़गार चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत जो है वो इस टाइम सिर्फ पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट है। ना टेक्सटाइल की सनत बड़ी है, ना कोई और सनत बड़ी है, क्योंकि हम
अरबों रुपए के हिसाब से माहाना नगद टैक्स दे रहा है, वो टूल टैक्स के शक्ल में, वो NHA और मोटरवे की शक्ल में और रिन्यूअल की शक्ल में। तो लिहाजा हमारे साथ इस मुल्क में सतूली माँ का सलूक बंद की जाए, हमको इस मुल्क में आज़ादाना कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। जो हमारी मुतालिबात आज हमने आपके सामने रखी, अगर यही मुतालिबात 72 घंटों में हल नहीं हुई तो फिर हम इंशाअल्लाह हड़ताल पे जाएंगे। और हड़ताल पे जाने के लिए हमको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया है, क्योंकि पिछले 3 साल से, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बोल दिया कि गवर्नमेंट को हम ख़त और किताबत के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन डीजल के हवाले से, तेल के हवाले से, गाड़ियों की महंगा होने के हवाले से, NHA और मोटरवे की जुल्म के हवाले से वक्तन फ़वक्तन आगाह करता रहा, मगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारी बात को संजीदा नहीं लिया। तो लिहाजा आज गवर्नमेंट की नाअहली के बायस हमको हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर किया गया है। तो अगर हमारी मुतालिबात न माना गया तो इंशाअल्लाह 72 घंटे के बाद हम पूरा पाकिस्तान में पैजाम हड़ताल करेंगे। शुक्रिया बेरहमान। साहब ये बता दें कि आप लोग जो हड़ताल की बात कर रहे हैं, अभी तक आप लोगों से वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता हुआ है, नहीं हुआ है? और हड़ताल जो आप करेंगे वो किस तरह का होगा? वो लॉन्ग टर्म चलाएंगे या फिर 1-2 दिन इंतजार करके वापस? बता दें आप। अभी तक हम लोग के साथ किसी ने राब्ता नहीं किया, किसी ने अभी तक राब्ता हम लोग के साथ नहीं किया ना। अच्छा, अभी तक हम लोग के साथ किसी ने राब्ता नहीं किया। जो भाई ने सवाल कर दिया, अभी तक हमारे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया। सिर्फ OCAC से बात हो रही है, चेयरमैन साहब से, वो ज़ीदी साहब ने मुझे कॉल किया, यार आप लोग एहतजाज पे नहीं जाना, हड़ताल पे नहीं जाना। मैंने कहा ज़ीदी साहब आपको तो 3 साल से हम भी लेटर भेजते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भी भेजते हैं, आप लोगों ने और मिनिस्ट्री ने वगैरह ने हम लोग का मसला हल नहीं किया। हम लोग मजबूर हो गया जा रहे हैं। अगर हड़ताल पे हम लोग जाएंगे और 72 घंटे में ये मसला हल नहीं करेंगे, उसी टाइम तक हड़ताल जारी होगा जब तक हम लोग का मसला हल नहीं किया होगा। ये जो पॉइंट हम लोगों ने बता दिया, सरफराज भाई ने बता दिया, सुलेमान साहब ने बताया, मैंने बताया और हमारी जनरल सेक्रेटरी ने बताया, हड़ताल जारी होगा। हम लोग मजबूर हो गया। रोज़ाना हम लोग ये हड़ताल ही नहीं कर सकते। रोज़ाना ये आवाम को तकलीफ हम नहीं दे सकते ना। जो आवाम को ये हड़ताल की वजह से तकलीफ होगा, इसका गवर्नमेंट जिम्मेवार होगा। अच्छा सर, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो आप कह रहे हैं कि 30% आपका जो कोटा दे रहे हैं, हालांकि बनता 55% है, और उस 30% में से 15% अपने मनपसंद कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो कौन लोग हैं जो मनपसंद जिनको ऑयल मार्केटिंग कंपनियां दे देती हैं? दूसरा ये OMC इतना बड़ा सरदर्द बन चुकी है कि गवर्नमेंट उनके सामने बेबस है। वो भाई ये जो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, इसमें यह है कि एक बिज़नेस करने के क़वाइद ज़वाबित और रसूल होते हैं जो पहले इस मुल्क में फॉलो किए जाते थे जब 4 या 5 OMCs थी। एक तो इन्होंने थोक के हिसाब से OMCs कर दी हैं, कुछ 60 से ज़्यादा तो OMCs हुई हुई हैं। जिसके पास थोड़ा सा सरमाया होता है वही OMC बना के बैठ गया है, चाहे आगे उसके पास और कुछ करने के लिए है या नहीं है, लेकिन OMC बना ली और उसके बेनिफिट गवर्नमेंट से ले रहे हैं। उसमें भी ये है कि कुछ ऐसे कंपनीज़ हैं जो ये 15% आप बात कर रहे हैं ना, उनके ये डीलर्स हैं जिन्होंने साथ में अपनी ट्रांसपोर्ट भी रजिस्टर कर ली है और वो अपनी डीलरशिप, अभी मिसाल के तौर पे मेरा पंप है पेशावर में, मेरी डीलरशिप है पेशावर में, तो एज़ पर लॉ मुझे उसका प्रोडक्ट मिलेगा पेशावर के डिपो से। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी ट्रांसपोर्ट भी बना ली है, मैंने अपना
OMC کے ساتھ بھی میری ڈیلرشپ بھی ہے، تو میں اس کا یہ کرتا ہوں کہ میں وہ گاڑی اپنی کراچی بھیج دیتا ہوں. وہ ان کی ایک ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ وداؤٹ اینی کیو آتی ہے، گاڑی ادھر سے لوڈ ہو جاتی ہے. پشاور ڈپو میں اس کو ڈاکومنٹس کو کلیئر کر لیتے ہیں، کیونکہ اوگرا کو انہوں نے دکھانا ہوتا ہے کہ یہ گاڑی ہم نے پشاور میں خالی کی ہے. وہ اس کے ڈاکومنٹ ادھر ہوتے ہیں، گاڑی گھما کے وہی ڈیلرشپ پہ لے جا کے بیچ دیتے ہیں. وہ جو ڈیلرز کی گاڑیاں ہیں، ڈیلرشپ کی گاڑیاں ہیں، وہ گاڑیاں یہ 15% میں ہیں، یہ ان لوگوں کی گاڑیاں ہیں. اور اس میں کچھ یہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں جن کو 2-2 3-3 مہینے کاروبار نہیں ملتا، وہ بھی مجبور ہو کے کوئی ان کے ساتھ گاڑی لگاتا ہے تو وہ ان کو 4 روپے پر لیٹر ڈسکاؤنٹ دیتا ہے اپنے کرائے میں سے. وہ تب اس کی وہ گاڑی لوڈ کرتے ہیں کہ بھائی چلو یہ اگر آ گیا مرغا میرے پاس تو یہ آ جائے. ان کا کیا تعلق PPDA وغیرہ سے ہے؟ آل پاکستان نہیں سر، یہ PPDA سے نہیں ہے. یہ تو مطلب کہ کوئی بھی جنرل ہے، جس طرح میں بھی ٹرانسپورٹ میں کام کر رہا ہوں، اگر میری ڈیلرشپ ہے تو میں بھی یہ والا فائدہ اٹھا رہا ہوں. مطلب کہ یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے تھا، میں نے ابھی 2 دن پہلے OCAC میں بھی بات کی. میں نے کہا جی آپ لوگ بھی پرانے OMCs کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، آپ لوگ بھی ادھر جاب کرتے رہے ہیں. آپ کے زمانے میں اس طرح تھا کہ ڈیلر آپ کا ٹرانسپورٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ تو نہیں ہے. ابھی جس کا جو بزنس جس کا کام ہے، ابھی ایک اپ اسٹریم کی کمپنی ہے، ایک آپ کی آئل ایکسپلوریشن کی کمپنی ہے. آئل ایکسپلوریشن والا تو OMC نہیں بنا سکتا. OMC والا آپ کا ڈیلرشپ تو نہیں چلا سکتا، اس نے آگے ڈیلرشپ کسی کو دینی ہے نا. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو ابھی اس کو انہوں نے کر دیا ہے، مکس کر دیا ہے. تو اس کی وجہ سے جو اوگرا کا قانون ہے، اوگرا کا جہاں پہ پمپ نزدیک ہے اسی ڈپو سے اس ڈپو سے مال ملتا ہے. یہ کراچی سے لوڈ کرتے جو ہیں. پشاور میں پمپ پیٹرول پمپ نزدیک ہے اس کا حق ہے اسی ڈپو سے تیل لینا. یہ وہاں سے گاڑی بیچتے افیسروں کو ملنا، یہ افیسروں کو جیب میں بھی پیسے جاتے ہیں. سارا OMC ارب پتی ہو گئے. ارپتی ہو گیا افیسر، اوگرا نے ارپتی ہو گیا افیسر، سارا OMC والا یہ ادھر ان لوگوں کے ساتھ ملا ہے اور گاڑی ادھر لوڈ کر رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ پمپ پہ خالی کرے. ہم لوگ اوگرا نے اس کے خلاف لیٹر بھی نکالا تھا 2023 میں، 24 میں دوبارہ بھی نکالا تھا. لیکن انہوں نے OMCs نے وہ میکینزم چینج کر لیا. پہلے یہ گاڑی ادھر جاتی نہیں تھی، ڈائریکٹلی ڈیلرشپ پہ چلی جاتی تھی، پیپر کلیئر ہو جاتے تھے. تو وہ انہوں نے ابھی یہ گاڑی کی ہے کہ فزیکل رپورٹ اوگرا میں کرنی شروع کر دی کہ گاڑی ادھر دکھا دیتے ہیں گاڑی آ گئی ہے، لیکن اس کو وہی آؤٹ آف کیو. کیونکہ اگر یہ جب یہ سارا چیزیں کہ جی یہ ہمارا ڈاکومنٹیشن تو لیگل ہو گئی، لیکن اس کے اندر پھر بھی ایمبیگوٹی ہے کہ کیو کی وائلیشن ہے، جو ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی ہے. ہائی کورٹ کا کلیئر آرڈر ہے کہ ایک کیو مینٹین ہوگی لوڈنگ کے ٹائم پہ بھی، ان لوڈنگ کے ٹائم پہ بھی، اور یہ دونوں جگہ پہ اس کیو کی وائلیشن کرتے ہیں. عبداللہ بھائی، اشرف بھائی، جی آپ لوگ ہر 6 مہینے ہر سال میں اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. یہ وائٹ پائپ لائن ہمیں بالکل ایسا حفظ ہو گیا کرایا. احمد پور شرکیہ کے بعد آپ لوگوں نے گاڑیوں میں موڈیفکیشن کی، یہ سب ہمیں یاد ہو گیا. یہ نیاز نہیں گواہ ہے. کچے کے ڈاکو ہر سال 6 مہینے 2 ماہ بعد آپ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، ڈول بازے بجاتے ہیں، 10 گھنٹے 24 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں، اور پھر آپ کو ایک کال آتی ہے، پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہمیں بتاتے ہی نہیں کہ معاملہ کہاں تک پہنچا. میرے خیال میں نیاز بھی گواہ ہے، میں سب گواہ ہے کہ یہ 5-6 سال سے تو ہم آپ کی یہی بات سن رہے ہیں. وائٹ پائپ لائن ہے اس کے تو ایک بھی مسئلہ ایک بار بھی حل نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ تنظیم تقسیم ہو جاتی ہے یا آپ لوگ کے کچھ روز بک جاتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ بھائی جان جو آپ نے بات کیا بہت اچھا بات کیا. جب یہاں سے ہم لوگ جاتے وہ ہمارے پاس لیٹر بھیجتا ہے، یار ہمارے ساتھ آپ بیٹھو میٹنگ کے لیے. منسٹر صاحب کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں نا، اوگرا کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں نا. وہ یہ بولے ملک کا حالات خراب ہے، 1 ہفتہ یا 2 ہفتے ٹائم دے دو، آپ لوگ کا مسئلہ ہم حل کر رہے ہیں نا. اس وجہ سے ملک کی وجہ سے ہم لوگ تو ڈھیلا پڑتے ہیں. ملک کا حالات بھی آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم لوگ بھی دیکھتے. یہی وائٹ پہ پلین کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو کاروبار تباہ ہو. اور ہم کیا کریں؟ ابھی ہم مجبور ہو گئے. جیسے سلیمان بھائی نے کہا تھا، اگر ہم لوگ ہڑتال یا احتجاج نہیں کرتے، خود بخود ہم لوگ اسے گاڑی روک گیا، ہم نہیں چلا سکتے. آخر ہم اور کیا کریں؟ اسی ملک کے خاطر ہم لوگ ٹائم بھی دیتے ہیں نا، ہم لوگ ساتھ بھی دیتے ہیں نا. یہ جو ہمارے بڑے منسٹر صاحب علی پرویز صاحب کا میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، جیسے ہماری جنرل سیکرٹری نے بتا دیا، کئی دفعہ ہم لوگوں نے لیٹر بھی بھیج دیا، کئی دفعہ بھی یار ہمارے ساتھ ابھی بات کرو. جیسے پہلے اس سے پہلے منسٹر صاحب نے ہم لوگوں کو ایک امتحان دیا، یار 2 ہفتے یا 3 ہفتے بعد آپ لوگ آ جاؤ، ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں نا. پھر علی پرویز آ گیا، اس سے پہلے کوئی اور چینج ہو گیا.
3 महीने और 4 महीने तो कभी मिनिस्टर चेंज होते हैं, कभी ओगरा का चेयरमैन चेंज होते हैं, कभी DGIL चेंज होते हैं, कभी क्या होते हैं, कभी हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं, हम लोग भी नहीं समझे हमारे साथ ये क्या करते हैं, इस वजह से ढीला पड़ जाते हैं, हम लोग इससे रह जाते हैं, यही मसला है। अभी सेक्रेटरी पेट्रोलियम और एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम ये आपके हर दूसरे तीसरे महीने चेंज हो जाते हैं। अभी हमारी लास्ट मीटिंग एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम से हुई थी, उन्होंने सारी चीज़ें सुनी, उसमें हमारा क्लियर मौक़िफ़ था, आप हमें बता दो कि आपको ऑयल टैंकर रोड के ऊपर चाहिए या नहीं चाहिए, आप बता दो, अगर आपको नहीं चाहिए तो हम अपना कारोबार कोई और कर लेंगे, किसी और तरीका कर लेंगे। उसमें ओगरा ने भी कहा, OCAC ने भी कहा, उन्होंने भी कहा नहीं जी आपके बगैर तो हमारा काम नहीं चल सकता, कि आप लोगों की तो हमें ज़रूरत है। तो हमने कहा फिर हमें इतना बिज़नेस तो दो ना जिसमें हम जिंदा रहें, कि हम ये आपके साथ इतना चला सकें। फिर अभी आपने देखा हालात हुए, जब लड़ाई हुई इंडिया पाकिस्तान की, उस वक़्त इनको थ्रेट आई कि माड़ी डिपो खाली करना है। ये हमारी गाड़ियाँ ही थीं जो एक दिन में हमने इधर से सारा प्रोडक्ट उठा लिया, खाली कर लिया। अगर हमारी ये गाड़ी नहीं होती तो ये उस वक़्त ये प्रोडक्ट किधर लेके जाते। अभी मतलब कि आपको वर्स कंडीशंस के लिए भी चीज़ें देखनी चाहिए। फिर एक और चीज़ हमारा ये बैनर्स में मुतालबा लिखा हुआ भी है, बीच में इधर इतना वो हाईलाइट नहीं किया, वो है हमारी शॉर्टेज। अभी प्रोडक्ट हमारी गाड़ी इधर से लोड होती है, आजकल तमाम डिजिटलाइजेशन हो गई है, नए नए इक्विपमेंट्स आ गए हैं, तमाम लेटेस्ट चीज़ें हम लोग फॉलो कर रहे हैं। गाड़ी में ट्रैकर भी लगे हुए हैं, गाड़ी सील्स भी होती हैं और इलेक्ट्रॉनिक सील्स तक भी आ गई हैं। उसके बावजूद गाड़ी मेरी इधर से लोड होके जाती है और अगले स्टेशन पे जाती है, मुझे कभी 150, मुझे कभी 200, मुझे कभी 600 लीटर की शॉर्टेज दी जाती है। रीज़न क्या होता है जी, इसकी ग्रेविटी चेंज होगी, इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, इसका फलाना चीज़ चेंज हो गया, ये उसकी वजह से आ गया। प्रोडक्ट मैं इंपोर्ट नहीं करता हूँ, ना मैं केमिस्ट हूँ कि मुझे उसकी कोई ये चीज़ें पता हो कि इसके अंदर ये क्या चीज़, क्या खासियत है, क्या खासियत नहीं है। मेरा काम है कि मेरी वो सील इंटैक्ट है, मेरा ट्रैकर वर्किंग कंडीशन में है, मेरी गाड़ी टाइमली उधर रिपोर्ट की है। अगर गाड़ी उन्होंने 1 महीना नहीं खाली की तो वो OMC और उस डिपो की नालायकी है, मेरी नालायकी नहीं है। मैंने अपनी गाड़ी, अगर मेरा 3 दिन का टाइम पीरियड है तो मैंने 3 दिन में उधर गाड़ी रिपोर्ट कर दी है, उसके बावजूद मुझे ये शॉर्टेज क्यों दी जाती है। तो ये इन्होंने हमें ज़िंदा भी रखना है, इसलिए कि ये जितनी इनकी चोरियां पाइपलाइन की आगे पीछे जिधर माल इनका कम होता है वो सारा इन्होंने, क्योंकि सबसे आसान चीज़ है गाड़ी के गले में डाल दो, ये तमाम OMCs यही कर रही हैं। थैंक यू। पंखे चला दो, पंखे वो चलो उबेदा पक्की वो चलो।